हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत की स्मार्टफोन मार्केट को लेकर। दरअसल साल 2024 के पहले क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च तक का डेटा सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि पहले क्वार्टर में भारत में जितनी कीमत के स्मार्टफोन्स बिके हैं वो कौन कौन सी कंपनीज के थे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये स्मार्टफोन मार्केट शेयर बाय वैल्यू है, ना कि वॉल्यूम्स। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 के ऊपर है सैमसंग कंपनी। सैमसंग का है 25%। इसका मतलब है कि भारत में जितनी कीमत के स्मार्टफोन्स बिके हैं उसका 25% रेवेन्यू सीधा सीधा सैमसंग कंपनी को गया है। सेकंड नंबर के ऊपर है एप्पल कंपनी और एप्पल का मार्केट शेयर है 19%। वॉल्यूम्स पे तो खैर एप्पल भारत के अंदर टॉप 5 सेलिंग्स पे भी नहीं है, लेकिन एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन्स काफी महंगे होते हैं, इसलिए बाय वैल्यू एप्पल का मार्केट शेयर भारत में 19% है। थर्ड नंबर के ऊपर 18% के मार्केट शेयर के साथ है वीवो। फोर्थ नंबर के ऊपर 10% के मार्केट शेयर के साथ है Xiaomi और फिफ्थ नंबर के ऊपर 8% के मार्केट शेयर के साथ है ओप्पो कंपनी। और जो बाकी का 20% मार्केट शेयर है वो Realme, OnePlus, मोटोरोला और लावा जैसे बाकी के ब्रांड्स में डिवाइडेड है। टॉप 5 में से एक कंपनी भी भारत की नहीं है, इवन टॉप 10 में भी नहीं होगी। और चिंता का विषय ये है कि ऑलमोस्ट 40 से 45% मार्केट शेयर बाय वैल्यू इस समय चाइनीज कंपनीज जैसे कि वीवो, Xiaomi, ओप्पो और बाकी की चाइनीज कंपनीज ने टेक ओवर कर दिया है, जिसका मतलब है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स आज की डेट में हर साल ये कंपनीज भारत से चाइना ले जा रही हैं। आप सोचिए कि हम भारत के अंदर ढंग से एक स्मार्टफोन ब्रांड तक नहीं बना पाए, वरना देश के कई बिलियन डॉलर्स आज सेव हो जाते। आज की सेकंड अपडेट आ रही है बिम्स्टेक देशों को लेकर। बिम्स्टेक देशों के संगठन में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। पिछले कल भारत ने इन सब देशों के PhD स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा करते हुए रिसर्च प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। अब इन सब देशों के PhD स्टूडेंट्स 6 से 12 महीनों के लिए भारत में आकर अपनी डॉक्टरल रिसर्च कर पाएंगे। उनके लिए भारत सरकार ने स्पेशल प्रावधान किया है, जिसमें 10 लाख से लेकर 50 लाख इंडियन रुपीस तक की ग्रांट का प्रावधान है। और जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट होंगे उनका टेन्योर 2 साल तक का रखा गया है। एप्लीकेशन सबमिट की डेट स्टार्ट होगी 30 जून 2024 को, जिसके बाद इन सभी कैंडिडेट्स को उनके रिसर्च सब्जेक्ट के आधार पर भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलॉट किए जाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम की फंडिंग भारत सरकार की होगी। वैसे सोचने वाली बात है कि भारत अपने आसपास के इन सभी देशों के लिए कितने इनिशिएटिव्स लेता है, लेकिन एट द एंड ये सारे देश फिर से चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और भारत चाइना राइवलरी को कैश इन करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मालदीव्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का एक ऑफर दिया है। इसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल भारत ने इस तरीके के ऑफर से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमने मालदीव्स को ऐसा कोई भी ऑफर नहीं दिया है। पिछले कल भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर न्यू दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें मालदीव्स के मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का उनको एक ऑफर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी ऑफर भारत की सरकार ने अभी तक मालदीव्स को नहीं दिया है। और अगर मालदीव्स एक्चुअल में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है तो हम इसके ऊपर जरूर नजर डालेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। चाइना भारत के राफेल फाइटर जेट से कितना खौफ खाता है ये एक बार फिर से प्रूव हो गया है। दरअसल भारत ने वेस्ट बंगाल के हाशीमारा एयरबेस के ऊपर अपने 16 राफेल फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हैं। अब भारत के इन राफेल फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए चाइना ने तिब्बत के शिगास्टे एयरपोर्ट के ऊपर 20 की संख्या में 5th जनरेशन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया है। चाइना का ये शिगात्से एयरपोर्ट जो तिब्बत में पड़ता है ये ड्यूल यूज एयरपोर्ट है, यानी सिविलियंस और मिलिट्री दोनों इसको यूज करती है। ये एयरपोर्ट सिक्किम में भारत चाइना LAC से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। एंड अगर वेस्ट बंगाल के हाशीमारा एयरबेस की बात करें तो जहाँ पर राफेल फाइटर जेट्स डिप्लॉय हैं वहां से चाइना की इस एयरपोर्ट की दूरी 290 किलोमीटर है। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ है कि 20 की संख्या में 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ साथ चाइना ने इस एयरबेस के ऊपर KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी यहीं पर डिप्लॉय किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना ने अपने इतने सारे रिसोर्सेज सिक्किम के ऑपोजिट इसलिए डिप्लॉय किए हुए हैं क्योंकि सिक्किम के ठीक नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर चाइना अटैक करता है तो पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के बाकी हिस्से से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि भारत के पास एक भी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, लेकिन चाइना भारत के राफेल फाइटर जेट से काफी खौफ खाता है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। रिसेंटली 26 मई को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के राफा में वहां पर कुछ स्ट्राइक्स की थी, जिसमें से कुछ राफा में एक रेफ्यूजी कैंप के ऊपर जाकर हिट हुई थी, जहां पर टेंट्स में हजारों लोग रह रहे हैं एंड महिलाओं और बच्चों समेत वहां पर काफी सारे लोग इन स्ट्राइक्स में
यहाँ पर प्रेजेंट थे, जिस वजह से काफी सारी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 45 महिलाओं और बच्चों की जान गई और कई सारे घायल भी हुए। रिसेंटली जो ऑल आइज ऑन राफा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, वो भी इसी वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इजराइल की स्ट्राइक्स में सिविलियंस की काफी कैजुअलिटीज हुई थी। अब उन स्ट्राइक्स के ऊपर 4 दिन के बाद पिछले कल 30 मई को भारत की सरकार का भी एक बयान आ गया है। भारत की सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट बोला है कि राफा के डिस्प्लेसमेंट कैंप में जो सिविलियंस की जान गई है वो हमारे लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग है, यानी उसको देखकर भारत का दिल टूटा है एंड ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध में सिविलियन पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन की जाए और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सम्मान करते हुए उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। हमने ये भी नोट किया है कि इजराइल ने इस घटना को लेकर अपनी जिम्मेदारी मानी है और इसको लेकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि भारत आज नहीं बल्कि 1980 से ही फलस्तीन को एक देश के तौर के ऊपर मान्यता देता है, जिसके तहत फलस्तीन को भी शांति से एक सवरन, इंडिपेंडेंट और वायबल स्टेट का अधिकार है। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। ये स्टेटमेंट है भारत की, जो कि मे भी इजराइल को पसंद ना आए। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर, लेकिन ये भारत के अंदर से लिंक्ड है। आपको याद होगा इजराइल हमास युद्ध स्टार्ट होने से पहले इजराइल ने ये घोषणा की थी कि वो भारत के 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल में जॉब देगा, यानी भारत से हायर करके उनको इजराइल ले जाएगा। इजराइल हमास युद्ध स्टार्ट होने के बाद ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जनवरी महीने में अचानक से रुक गई थी, लेकिन पिछले कल खबर आई है कि भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर करने की रिक्रूटमेंट ड्राइव भारत में फिर से स्टार्ट हो गई है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल और इजराइल की टीम के साथ मिलकर हैदराबाद सिटी में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी, जिसमें 900 वर्कर्स ने स्किल टेस्ट को पास कर लिया है। इन सबको इजराइल में 1,20,000 रुपए से लेकर 1,38,000 रुपए की मंथली सैलरी दी जाएगी, जबकि अकोमोडेशन से लेकर खाना पीना सब कुछ इजराइल की जिम्मेदारी होगी और जो कंपनी इनको हायर करेगी उनकी जिम्मेदारी होगी। ये वाकई में काफी अच्छी सैलरी है और इतनी तो ये जो हमारे वर्कर्स मिडिल ईस्ट के अरब देशों में जाते हैं उनको वहां पर भी नहीं मिलती है। तेलंगाना से पहले इजराइल ने ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जनवरी महीने में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी की थी। तेलंगाना तीसरी स्टेट है और अब तेलंगाना के बाद सेम रिक्रूटमेंट ड्राइव राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में भी होनी है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। ये इंसिडेंट मंडे रात 11:50 का है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये 2-3 दिन के बाद आया था। दरअसल खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी के 16 जवानों ने रात करीब 12 बजे कश्मीर के कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर वहां पर मौजूद सभी पुलिस वालों की पिटाई की है, जिसके बाद कुछ की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उनको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये 16 सोल्जर्स 160 टेरिटोरियल आर्मी के थे और इनमें से 3 लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के ऊपर थे, यानी 3 ऑफिसर्स थे। खबर है कि ये सारे के सारे यूनिफॉर्म्स और प्रॉपर गियर्स में थे और पुलिस वालों की मार पिटाई करने के बाद इन्होंने एक हेड कांस्टेबल को अपने साथ गाड़ी में भरकर भी ले लिया था। अब इस पूरे विवाद के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन ने 160 टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के घर के ऊपर कश्मीर के अंदर रेड मारी थी। अब टीए के जवान के ऊपर क्या केस था, क्या पुलिस वालों ने घर वालों के साथ वहां पर बदतमीजी की, इसके बारे में अभी तक खैर कोई डिटेल सामने नहीं आई है। कुपवाड़ा पुलिस का कहना है कि अब वो अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग समेत कई सारी अलग अलग धाराओं के तहत आर्मी के जवानों के ऊपर केस करके पूरी प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, जैसे सिविलियंस के ऊपर होती है। अब इस पूरी न्यूज को हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोई इस केस से जुड़ी नई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका से एंड इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी अब अमेरिका तक भी जा पहुंची है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में 9 जून को भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है। अब इस मैच को लेकर ISIS खुरासान ने आतंकी हमला करने की धमकी दी है और कहा है कि वो इस मैच के दिन स्टेडियम में लोन वुल्फ अटैक करवाएंगे। ये जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं, इस तरह के अटैक में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है, जो कि बाद में जाकर या फिर चाकू छुरा चलाते हैं या फिर गाड़ी लेकर आम लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। टेरर थ्रेट के बाद न्यूयॉर्क की नसाउ काउंटी के पुलिस कमिश्नर पैट्रिक राइडर ने एरिया की पुलिस को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है और अमेरिका की FBI, CIA और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की मदद मांगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जहां पर मैच होना है, इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 34,000 की है, इसलिए अमेरिका इसको काफी सीरियसली ले रहा है। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और ईरान को लेकर। दरअसल इब्राहिम रईसी की मौत के बाद पाकिस्तान और ईरान की सेना एक बार फिर से आपस में लड़ पड़ी है। पाकिस्तान और ईरान के बीच जो बलूचिस्तान बॉर्डर लगता है, वहां पर पिछले कल ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 2 बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ईरान की तरफ से अभी तक एक भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, जबकि पाकिस्तान या ईरान अभी तक इन दोनों ने क्लियर नहीं किया है कि ये फायरिंग इंसिडेंट क्यों हुआ था। ना ही दोनों देशों की सरकारों ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी की है। अभी जनवरी महीने में ही पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स की थी। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। दरअसल 3 दिन पहले दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट के ऊपर बॉम्ब होने की खबर मिली थी,
जिसके बाद प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आइसोलेट करके साइड के ऊपर ले जाया गया था और फिर उसको सैनिटाइज किया गया, जिसमें पता चला कि ये खाली अफवाह थी। प्लेन में तो खैर कुछ नहीं मिला, लेकिन जब प्लेन में सवार 176 पैसेंजर्स की इमरजेंसी इवैक्यूएशन की बात आई तो उस दौरान पायलट्स और कैबिन क्रू ने कई सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पैसेंजर्स को बैग लेने की परमिशन तक नहीं होती है, लेकिन पायलट्स और कैबिन क्रू प्लेन से निकलते वक्त अपने कैबिन बैग्स के साथ निकलते दिखाई दिया। इसके साथ ही लोगों को जब स्लाइड्स की मदद से प्लेन से नीचे उतारा जा रहा था, उस समय लेडीज ने जो हील्स पहनी थी, कैबिन क्रू ने उनको भी नहीं उतारा था। प्लेन में सवार सभी लोगों को 90 सेकंड्स के अंदर प्लेन से इवैक्यूएट करके बाहर लाना होता है, लेकिन करीब 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय लगा और कई सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उस समय फॉलो नहीं हुए। इसी कारण से इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट के दोनों पायलट्स और 4 क्रू मेंबर्स को रोस्टर से उतार दिया है। अब इन 6 के 6 के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। जब ये इंक्वायरी पूरी होगी उसके बाद ही पायलट्स और क्रू मेंबर्स को दोबारा से प्लेन के ऊपर चढ़ने दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।